जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, हमारे आमका फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी को ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। आई एम श्योर आपने उस चीज़ को लेकर कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख भी ली होंगी, लेकिन अब उसी आरएफपी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल क्लॉज है जो कि सामने आया है, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। साफ साफ कहा गया है कि जो भी प्लेयर को चुना जाएगा, जो भी कंपनी आगे चल कर के बनाई जाएगी, उस कंपनी में किसी भी प्रकार की फॉरेन शेयर होल्डिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। यहां तक कि द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्लियरली मेंशन्ड कि इवन जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस होने वाली हैं, फिर भले वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ, और यहां तक कि एंटायर पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी दे हैव क्लियर कट मेंशन्ड कि केवल और केवल रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा ही इसको एक्सक्लूसिवली इनको अवेलेबल करवाया जाएगा। मतलब कि इवन जो एनआरआईज हैं उनको भी इसमें पोजीशंस लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आपके सामने है, कल ही सामने आई है। आमका आरएफपी मैंडेट्स 100% इंडियन ओनरशिप एंड कंट्रोल फॉर द न्यू कंपनी। किसी प्रकार की फॉरेन शेयर होल्डिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। बस इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। मैं पूरा आरएफपी की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, केवल और केवल इसी क्लॉज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों देखने को मिला है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लॉन्ग टर्म हमारा क्या विजन है जिसके चलते ये वाला जो क्लॉज है, इतना स्ट्रिक्ट क्लॉज है जो कि हमारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंसर्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। दोस्तों, आमका फाइटर जेट प्रोग्राम अपने अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में फाइनली एंट्री ले चुका है, एंड इट इज ऑल बिकॉज कि हमारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आरएफपी है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, उसे जारी कर दिया है। और आरएफपी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है, ध्यान से देख लीजिए। दैट कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेट्स कि न्यूली क्रिएटेड एंटिटी जो होगी, इट मस्ट रिमेन अंडर इंडियन ओनरशिप एंड अंडर इंडियन कंट्रोल। और ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ओनरशिप मतलब कि फॉरेन शेयर होल्डिंग नहीं होगी, इंडियन कंट्रोल मतलब कि फॉरेन शेयर होल्डिंग को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा, और इवन जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस हैं वहां पर भी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी केवल और केवल रेजिडेंट इंडियंस के पास ही होने वाली है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर फॉरेन शेयर होल्डिंग को लेकर आना भी है तो केवल पैसिव लेवल पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मतलब कि अगर उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो वो पैसिवली कुछ ना कुछ निवेश कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। इसके अलावा नथिंग मोर विल बी अलाउड एज पर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। और अगेन मैं थोड़ा सा आपको आगे चल करके डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन आपको यहां से आइडिया लग चुका होगा कि जहां तक एरोस्पेस एम्बिशंस की बात है, इंडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर कि उसमें हम लोग किसी प्रकार की सोवरेनिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। अगर मैं आरएफपी के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहला ऑब्वियसली टाटा एडवांस सिस्टम्स है, दूसरा आपका लार्सन एंड टूब्रो है जो कि इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर के करेंगे, और तीसरा भारत फोर्ज है जो कि बीईएमएल के साथ मिलकर के ये वाला काम करने वाले हैं। इनको बोल दिया गया है कि आपको प्रोटोटाइप्स को तैयार करना है, और उसमें भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ के आसपास का खर्चा भी हमें देखने को मिलने वाला है। खैर, ये तो था आरएफपी, लेकिन नाउ वंस अगेन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं। अगर आपको जाके क्लॉजेस भी देखने हैं तो क्लॉज नंबर 47 और क्लॉज नंबर 48 ऑफ द आरएफपी में ये चीज क्लियर कट मेंशन्ड है। नंबर 1, जो भी विनिंग बिडर होगा, इट मस्ट क्रिएट अ न्यू डेडिकेटेड कंपनी। ऑब्वियसली जो नया बिडर होगा उसे एक डेडिकेटेड कंपनी बनानी होगी जिसके तहत वो केवल और केवल आमका फाइटर जेट को ही बनाने का काम करेगा। नंबर 2, कंपनी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड विद इन 3 months ऑफ सिलेक्शन, ये भी ठीक है। नंबर 3 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनरशिप एंड कंट्रोल मस्ट रिमेन विद रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। नंबर 4,
फॉरेन शेयर होल्डिंग कैन नॉट एक्सीड पैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, और वो भी केवल और केवल इंडियन रेगुलेशंस के तहत ही परमिट किया जाएगा। दैट्स इट। एंड नंबर 5, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल कैन नॉट मूव आउटसाइड इंडिया। फिर भले CEO, COO, CFO, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये सारी की सारी पोजीशंस जो हैं ये कंप्लीटली अगर आप देखें तो केवल और केवल रेजिडेंट इंडियंस के पास ही होनी चाहिए। अब इसको आप थोड़ा कंपेयर करिए। आम तौर पे इंडिया जब भी किसी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हमारी पोजीशन क्या होती है कि हम लोग FDI अलाउ करेंगे, हम लोग फॉरेन ओनरशिप भी अलाउ कर देंगे। हमने कई जगह पे ऐसा किया भी है कि जब हम किसी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको एक बार किक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फॉरेन शेयर होल्डिंग को हम लोग अलाउ कर देते हैं। अगर आप हमारा FDI का पुराना इतिहास भी जाकर के देखें, लेकिन यहाँ पर वी आर गोइंग एग्जैक्टली टू द कॉन्ट्ररी, और हम लोग क्लियर कट कह रहे हैं फॉरेन ओनरशिप को अलाउ नहीं करने वाले। क्वेश्चन आता है क्यों? इसके दोस्तों 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी। आमका केवल एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट का पूरा प्रोग्राम है। इसके तहत ये इंडिया का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएंगे। एक ऐसा फाइटर जेट प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें कि इसके बाद और भी कई सारे फाइटर जेट्स को हम लोग तैयार करेंगे, और आगे चल करके हो सकता है कि ये न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा आमका ही बनने वाला है, और इसलिए हम लोग किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बाहर के लोगों को इंटरवीन करने का मौका ही नहीं देना चाहते। नंबर 2, पुरानी चीज़ों से हम लोग सीख रहे हैं। फिर भले रफाल हो, वहाँ पर आप सभी जानते हैं, ठीक है हमें मिल गए, लेकिन रफाल में भी कई सारे इश्यूज़ हैं। स्पेसिफिकली सोर्स कोड को लेकर हुआ, ओनरशिप को लेकर हुआ, डिसीजन मेकिंग को लेकर हुआ। सुखोई में भी रशिया हमें बहुत सारे दे देता है, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, और इवन जैगुआर एयरक्राफ्ट में भी सिमिलर इश्यूज़ को हमने फेस किया। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न कि हम लोग यहाँ पर ये वाला फैसला ले रहे हैं। लेकिन तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं मानूंगा, जो कि ये भी आपको बताएगा कि इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर आप USA देखें, UK को देखें, फ्रांस को देखें, या फिर यूरोप की किसी और कंट्री को देख लें, वहाँ पे दोस्तों बड़ी कंपनियाँ जो हैं, जो दसॉल्ट एविएशन है, अमेरिका की बोइंग हुई, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन हुई, UK की BAE सिस्टम्स हुई, ये सारी कंपनियाँ क्या थी? ये एक टाइम पर कुछ भी नहीं थी। इन सभी कंपनियों को इन्हीं की सरकारों के द्वारा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से ये कंपनियां आज की डेट में इतने बड़े एरोस्पेस जायंट्स बन गई हैं। इंडिया का भी बिल्कुल सिमिलर स्टैंड अब है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लीड किया जाने वाला एक एरोस्पेस प्राइम कॉन्ट्रैक्टर बनाना चाहते हैं, जो कि आगे चल करके डिजाइनिंग, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, फ्लाइट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, मास लेवल पे प्रोडक्शन, लाइफ टाइम लेवल पे सपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें दे सके, बिल्कुल जैसे फ्रांस का दसॉल्ट है, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन है, जैसे कि ये वाली कंपनियां करती हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि किसी बाहर के प्लेयर को अलाउ नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट ओनरशिप और कंट्रोल की जहाँ तक बात है, वो कंप्लीटली इंडिया के पास ही रहने वाली है। अगर आप देखें, दिस इज़ जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी भी जो हमारे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर भी हम लोग सिमिलर स्ट्रैटेजी को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट 75I की बात करूं, जहां पे सबमरीन्स को लेने की हमारी बातचीत चल रही है जर्मनी के साथ, वहां पर भी ये क्लियर कट मेंशन्ड है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग सारी इंडिया में होगी, वहां पर कंट्रोल और ओनरशिप को लेकर अभी भी डिस्कशन चल रही है। रफाल के केस में भी अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया में ही होगी, हालांकि वहां पर अगेन जो ओनरशिप है वो दसॉल्ट के पास होगी, लेकिन वहां पे हमारे पास किसी प्रकार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बन पा रहा। दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन कि वहां पर हमें इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हुए देखें, द आइडिया, द विजन इज वेरी क्लियर कि हम लोग किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं सहने वाले हैं। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, आप लोग देख सकते हैं इस टाइमलाइन में दोस्तों कहा गया है प्रेजेंट फेज में प्रोटोटाइप को डेवलप करना है, 2028 तक प्रोटोटाइप को रोल आउट करना है, पहली फ्लाइट 29 तक करनी है, सर्टिफिकेशन 2030 तक करनी है, इंडक्शन 2034 तक करनी है, और मास प्रोडक्शन 2035 तक हमें यहाँ पे अचीव करनी है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।